नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर आज हम बात करेंगे हिंदी के एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जिसमें टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो या शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न आते हैं डियर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। या फिर आप कोई ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे एग्जाम की जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। एक्सप्लेन पर मैं ज्यादा बल देता हूं, तो आप लोग मेरे एक्सप्लेन को एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चला करिए डियर। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है डियर, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो पंचवटी यानी कि पंचानाम वटानाम समाहारा, यानी कि 5 वृक्षों का जो समूह है वो पंचवटी कहलाती है। अब पंच यानी कि संख्यावाची का पहले ही बोध हो गया, तो आप द्विगु मार दीजिए डियर। इसमें द्विगु समास एकदम करेक्ट है, क्योंकि जहां पर संख्यावाची का बोध होता है डियर वहां पर द्विगु समास होता है। लेकिन एक प्रश्न और पूछा गया है, अभी टीजीटी का एक एग्जाम हुआ था हिंदी का, उसमें और हिंदी और संस्कृत में एक प्रश्न संस्कृत में सेक्ट में मिला था कि पंचगवम में कौन सा समास है? तो पंचगवम में डियर आप द्विगु ना मारिएगा, क्योंकि ये पंचगवम जो है ये नदिश भिक्षु सूत्र से जो है यहाँ क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास का निर्माण हो जाता है। तो पंचगवम आए या द्वियमुनम आए, तो इसमें आप जो है अव्ययी भाव समास मारिएगा, क्योंकि नदिश भिक्षु एक सूत्र है कि अगर कोई प्रसिद्ध नदी का नाम आता है और उसके पहले संख्या लगी है तो वो द्विगु समास ना होकर के क्या अव्ययी भाव समास होता है। तो ये चीजें भी आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है पंचगवम द्वियमुनम, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। और पंचवटी में द्विगु समास एकदम करेक्ट है डियर, इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा या सत्यासत्य? तो पीतांबर ये भगवान विष्णु को कहा गया है, यानी कि पीला है अंबर जिसका, किसका? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का बहुब्रीहि समास है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन तत्पुरुष समास है। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास है। लेकिन सत्यासत्य यानी कि क्या? सत्य और असत्य, ये सत्य असत्य में लिखा है डियर, सत्य और असत्य, और जहां सत्य असत्य दोनों हो और आ रहा है तो वो द्वंद्व समास होगा। इसका जो डी ऑप्शन है सत्य असत्य यानी कि सत्य और असत्य एकदम करेक्ट है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की एक पहचान होती है कि इसके दोनों ही पद क्या डियर प्रधान होते हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिनेत्र, दशानन, नवग्रह, चतुर्भुज। तो जो इसमें द्विगु समास का उदाहरण होगा डियर, त्रिनेत्र नहीं होगा। त्रिनेत्र भगवान भोलेनाथ को कहा गया है, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात भोलेनाथ के हैं। दशानन 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण के। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु के। तो यहाँ पर जो द्विगु समास का उदाहरण बचता है वो नवग्रह बचता है। नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों को हम द्विगु समास में रखते हैं। तीनों ऑप्शन आपको मैंने क्लियर कर दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये एक मिलान की बात पूछ रहा है डियर कि कौन कवि और रचनाएं नहीं डियर, ये सही मिलान कीजिए, यानी कि समास का सही मिलान करना है। तो दिन और रात आपको पता है कि जहां दिन और रात विलोम आते हैं वहां क्या द्वंद्व समास होता है डियर। तो ये देखिए डी का ए ले जाइए आप सीधे डियर, डी का ए ले जाइए। तो जब आप दिन और रात का ए ले जाएंगे तो डी में ए किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो डी में ए आपको जो है डियर सी में भी दिख रहा है और ए में भी दिख रहा है, तो बी सी तो गलत हो गए। अब आप देखिए कि थोड़ा थोड़ा, तो जब वाक्य की पुनरावृत्ति होती है थोड़ा थोड़ा या हाथों हाथ या दिन दिन, तो ये अव्ययी भाव समास का बोध कराते हैं। तो बी का तीसरा किसमें है? तो बी का जो तीसरा है डियर ये सी में भी है और ए में भी है, यानी कि अभी भी आपको एक ऑप्शन और क्लियर करना होगा। तो आप अगले ऑप्शन को क्लियर करिए। आप देखिए तिरंगा, तो तिरंगा में द्विगु समास है, यानी कि 1 का 2, 1 का 2 किसमें आपको दिख रहा है? तो 1 का 2 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है करेक्ट, और यही इसका एकदम राइट ऑप्शन है डियर, सी फॉर चेन्नई एकदम करेक्ट है।
सी फॉर चेन्नई एकदम करेक्ट ऑप्शन है सी। याद रखिएगा सी फॉर चेन्नई, क्योंकि आपको मैंने मिलान करवा दिया। थोड़ा थोड़ा में क्या है, अव्ययी भाव समास है, तिरंगा में द्विगु समास है, दिन रात में द्वंद्व समास है और लोकप्रिय में क्या तत्पुरुष समास है। तो नोट रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आजकल एग्जाम में ट्रेंड करने लगे हैं मिलान वाले, ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा का क्या दंत है, मूर्धा है, तालु है या दंत तालु है? तो डियर जो ये आप सा देख रहे हैं, इसका जो सूत्र होता है, ये सूत्र है इच रसानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा। ये से आप जो है पढ़े होंगे, तो जो इसका सूत्र है ये दंत का है डियर। सा ये कौन सा है? ये दंत सा है। अगर ये सा आपको दिख जाए सिटकारी वाला तो आप तालु मारिएगा, अगर ये सा आपको दिख जाए तो आप मूर्धन्य मारिएगा। तीनों सा बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आते हैं डियर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि अगर इचुसा नाम ये तालु दिख जाए, सा दिखे तो तालु, ऋतु रसाणाम तो ये वाला अगर सा दिखता है खटकोण वाला तो जो मूर्धा होगा। अगर ये सा देखते हैं आप कौन सा, ये सा, तो आप जो है दंत मारिएगा। तीनों सा को एकदम क्लियर कर लीजिए डियर। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? चा छा जा, सा आबा सा या रा ला। तो डियर जो ऊष्म व्यंजन है इसमें से वो है सा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, तीनों सा आते हैं इसमें, और एक हा वर्ण भी आ जाता है। ये ऊष्म संघर्षी के अंदर का 4 व्यंजन आते हैं डियर, तो नोट रखिएगा। अगर पूछ लेता चा छा जा क्या है, तो ये स्पर्श व्यंजन है। अगर पूछ ले यारा लावा क्या है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है डियर, नोट रखिएगा। इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है प्रश्न का, बी फॉर बॉम्बे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किस शब्द में द्विगु समास है? क्या पीतांबर में, प्रेम मग्न में, चौपाया में या काम चोर में? तो द्विगु समास डियर जो आप देख रहे हैं वो चौपाया में होगा। 4 पैर वाले जीवों को क्या द्विगु समास में रखा गया है। 4 पैर हैं जिसके, तो 4 पैर किसके हैं? गाय, भैंस, बैल, आप देखते हैं इनके क्या 4 पैर विद्यमान है डियर। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है, सी फॉर चेन्नई एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? द्वंद्व में, तत्पुरुष में, बहुव्रीहि में या द्विगु में? तो उत्तर पद जो प्रधान होता है डियर वो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगर पूर्व पद प्रधान की बात पूछ लेता तो अव्ययी भाव समास आप मारिएगा। दोनों पद अगर प्रधान हो तो द्वंद्व मारिएगा। अन्य पद जहां प्रधान हो वहां बहुव्रीहि और जहां संख्या पद प्रधान हो वहां द्विगु समास होता है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय? तो यथाशक्ति यानी कि क्या शक्ति के अनुसार, यानी कि अव्ययी भाव समास। यथा क्या है? यथा एक उपसर्ग लगा हुआ है और अव्ययी भाव समास इसका एकदम करेक्ट है। शक्ति के अनुसार यानी कि सामर्थ्य के अनुसार को हम यथाशक्ति कहते हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यथाविधि में कौन सा समास है? तो अभी यथाशक्ति आप देखे ही हैं, बिल्कुल वही है यथाविधि यानी विधि के अनुसार। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? क्या दंत नहीं है? ना है, टा है, ता है, धा है? तो मैं आपको बता दूं डियर जो टा है ये दंत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको एक सूत्र बताया हूं ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि टा किसमें आता है डियर? तो टा आएगा मूर्धा में, क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धा। और अगर दंत पूछता तो ऋतु नसानाम दंता। तो ऐसे आप याद करिए, जब आप पूरे सूत्र याद कर लेंगे डियर तो आपको ये प्रश्न एकदम इजीली लगने लगेंगे। मैं किसी दिन आपको पूरे सूत्रों का एक वीडियो उपलब्ध कराता हूं, आप उस सूत्र को 5 से 10 बार पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। तो आपके ऐसे प्रश्न एग्जाम में गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बार बार में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो बार बार अभी मैं आपको बता चुका हूं क्या वर्णों की आवृत्ति हो रही है। और डियर जब वर्णों की आवृत्ति हो उसी वर्ण की तो वहां अव्ययी भाव होता है। बी ऑप्शन मार दीजिए, एकदम करेक्ट है। यहाँ द्वंद्व न मारिएगा, क्योंकि बार बार जो है एक ही शब्द की क्या आवृत्ति हो रही, जैसे पैसा पैसा, दिन दिन, तो यहाँ क्या अव्ययी भाव होगा। अगर लिखा होता दिन रात, बार बार के जगह में लिखा होता आप 1-2 बार या 1 बार या 2 बार, तो यहाँ पर आप अव्ययी भाव समास ना होकर के द्वंद्व मारते। लेकिन जब पुनरावृत्ति हो एक ही वर्ण की बार बार, तो वहां पर आप डियर अव्ययी भाव समास मारिएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व में, तत्पुरुष में, बहुब्रीहि में या द्विगु में? तो डियर जो दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व में होते हैं, क्योंकि जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण क्या दोनों पद तो प्रधान है डियर, राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, द्वंद्व होता है वहां पर। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? तो डियर अगर इस ऑप्शन में आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो नीलकंठ, ये कंठ की विशेषता बता रहा है कि गला कैसा है, नीला है, तो आप कर्मधारय मार दीजिए, सी ऑप्शन। अगर इसी में आपको बहुब्रीहि समास का ऑप्शन दिया होता डियर, तो इसका जो उत्तर होता वो बहुब्रीहि चला जाता, क्योंकि नीलकंठ कहा गया है भगवान भोलेनाथ को, और यहाँ पर बहुब्रीहि समास का ऑप्शन नहीं है, तो आप कर्मधारय को मारिए, कर्मधारय एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि कंठ क्या है, नीला है, विशेषण विशेषता की बात आ गई, तो इसलिए कर्मधारय होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? तो त्रिफला यानी कि तीन फलों का जो चूर्ण होता है उसे हम त्रिफला कहते हैं, और त्रिफला में ती पहले आ रहा है तीन, तो द्विगु मार दीजिए, इसमें कोई लोचा ही नहीं, सी फॉर चेन्नई एकदम करेक्ट है, नोट करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उपमान और उपमेय के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो उपमेय और उपमान के योग से डियर कर्मधारय बनता है, क्योंकि विशेषण विशेष्य की बात आती है उपमेय और उपमान में, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो देवासुर यानी कि क्या डियर? द्वंद्व। अब देवासुर का जब आप विच्छेद करेंगे तो देव और असुर आता है डियर, तो देव और असुर, देव और असुर दोनों पद क्या प्रधान है डियर? देव माने देवता भी प्रधान है और असुर माने राक्षस भी प्रधान है, तो देवासुर यानी कि देव और असुर, तो यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क एकदम करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से नीतिपूर्ण शब्द में कौन सा समास है? नीतिपूर्ण, तो नीति में पूर्ण यानी कि क्या? नीति निपूर्ण लिखा है डियर, नीति निपूर्ण, तो नीति में क्या वो निपुण है, तो तत्पुरुष मार दीजिए, नीति में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष समास है यहाँ पर, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे डियर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी से संबंधित थे, इसमें समास भी आया, आपको समास से भी प्रश्न आते हैं डियर, और उच्चारण स्थानों से भी ये वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल पर तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।